इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम बात करेंगे भारत के ऑपरेशन सिंदूर की। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने चीन से सीखी गई एक हवाई रणनीति का इस्तेमाल किया था। चीनी पायलटों को यह रणनीति पश्चिमी देशों की वायुसेना के पूर्व पायलटों और ऑपरेटरों ने सिखाया था। चीन ने लंबे समय से गुप्त रूप से पश्चिमी देशों के पूर्व सैनिकों को ट्रेनिंग के लिए नियुक्त किया हुआ है। इसे लेकर अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने चीन से विरोध भी जताया है। अब इस ताज़ा खुलासे ने भारत को से लेकर पश्चिमी देशों तक चिंता को बढ़ा दिया है। द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार भारत के खिलाफ नाटो की हवाई रणनीति के इस्तेमाल से पश्चिमी देश परेशान है। उन्हें डर है कि चीन को पश्चिमी देश की कई रणनीतियों के बारे में बारीकी से जानकारी है, जिसका इस्तेमाल वह युद्ध होने पर बीजिंग के खिलाफ करते हैं। रिपोर्ट में जानकार सूत्रों के अनुसार कहा गया कि नाटो देश द्वारा वायुसेना के संबंध में, खासकर हवा से हवा में मार करने की स्थिति में इस्तेमाल की जाने वाली कई रणनीतियों में से एक यह है कि एक विमान मिसाइल दागता है जबकि दूसरा लक्ष्य के रास्ते का पता बताता है। इस रणनीति को लॉन्च एंड लीव के रूप में जाना जाता है, जहां मिसाइल दागने वाला विमान दुश्मन की नज़र से ओझल रहता है और मिसाइल दागने से ठीक पहले ही एक्टिव होता है। सूत्रों ने बताया कि मिसाइल दागने के बाद विमान दुश्मन की किसी भी फायरिंग से बचने के लिए छिप जाता है। फिर मिसाइल को एक दूसरा विमान अपने नियंत्रण में ले लेता है, जो अधिक उन्नत रडार और टारगेटिंग सिस्टम से लैस होता है। ये दूसरा विमान है जो मिसाइल को लक्ष्य तक पहुंचाता है। नाटो की एक ऐसी रणनीति जिससे लंबी दूरी पर या शक्तिशाली एयर डिफेंस से घिरे लक्ष्यों को निशाना बनाया जा सकता है। रिपोर्ट में सूत्रों ने बताया कि चीन ने इस रणनीति को विकसित किया है और इसी तर्ज पर अपने वेपन सिस्टम को डिज़ाइन किया है। उन्होंने आगे बताया कि ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तानी वायुसेना में शामिल चीनी J-10 और स्वीडिश साब 2000 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान साथ मिलकर ऐसे ऑपरेशन करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि चीन ने पाकिस्तान को यह रणनीति सिखाई है। ये पूछे जाने पर कि चीन नाटो की रणनीति की नकल कैसे कर पाया, इस पर सूत्रों ने बताया कि चीन गुप्त रूप से विदेशी पायलटों और ऑपरेटरों को नियुक्त कर रहा है, खासकर फाइव आइज देशों ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और अमेरिका से। 2022 में यूके के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि पूर्व ब्रिटिश सैन्य पायलटों को अपनी विशेषज्ञता चीनी सेना को सौंपने के लिए बड़ी रकम का लालच देकर चीन लाया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटेन के 30 पूर्व सैन्य पायलट चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के पायलटों को ट्रेनिंग देने गए थे। आइए हम बात करें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन दौरे पर हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे पर पीएम भारत ब्रिटेन के रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले कुछ समझौते करेंगे। इनमें सबसे पहले जिस डील पर उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कियर स्टारमर के साथ हस्ताक्षर किए हैं वह है मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इस अहम समझौते की बदौलत दोनों देशों के बीच व्यापार में जबरदस्त बढ़ोतरी होने की संभावना है। रिपोर्ट्स की माने तो भारत को एफटीए के तहत सबसे बड़ा फायदा निर्यात क्षेत्र में मिलेगा। भारत का निर्यात आने वाले कुछ वर्षों में 10 से 12 अरब डॉलर, करीब 86,000 करोड़ से 1.1 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है। फर्स्ट, ब्रिटेन को होने वाली 99% निर्यात पर शून्य होगा टैरिफ। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक समझौते से भारत के अधिकतर वस्तुओं सेवाओं पर आयात शुल्क खत्म कर दिया जाएगा। इससे भारत के निर्यात सेक्टर को ब्रिटेन में सामान बेचने के जबरदस्त मौके मिलेंगे। भारत में अभी इन उद्योगों पर ब्रिटेन की तरफ से 4 से 16% टैरिफ लगता है। एफटीए के जरिए भारत के सेवा क्षेत्र को भी काफ़ी फायदा मिलने की संभावना है। दरअसल भारत वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं का भी प्रदाता है, खासकर पेशेवर सेक्टर्स में जैसे वित्तीय सेवाओं में, आईटी सेक्टर में और शिक्षा क्षेत्र में। भारत के सेवा क्षेत्र के लिए ब्रिटेन का लगातार बढ़ता वित्तीय और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर बाजार है। श्रम आधारित सेक्टरों को फायदा, वस्तुओं और सेवा क्षेत्र के साथ साथ भारत के श्रम आधारित सेक्टर को भी ब्रिटेन में जबरदस्त फायदा मिलेगा। योग प्रशिक्षक, शेफ और अन्य स्वतंत्र कर्मियों को एफटीए के जरिए सेवाओं में खासी छूट और नए मौके मिलेंगे। ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा योगदान से मिलेगी छूट। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते में एक अहम नियम यह रखा गया कि इससे ब्रिटेन में काम करे भारतीय कर्मियों को सामाजिक सेवा के लिए किए जाने वाले भुगतान से 3 साल की छूट मुहैया कराई जाएगी। इससे भारत के उन उद्योगों और कंपनियों को फायदा मिलेगा जो कि ब्रिटेन में पहले से ही काम कर रहे हैं या भविष्य में ब्रिटेन में उद्योग खड़ा करना चाहते हैं। इससे ब्रिटिश बाजार में ही भारत की कंपनियों को प्रतियोगिता देने में भी मदद मिलेगी। इस छूट से भारतीय कंपनियों को ब्रिटेन में हर साल अनुमानित 40 अरब रुपये तक बचाने में मदद मिलेगी। दूसरी तरफ भारत से एफटीए के जरिए ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर हर साल करीब 4.8 अरब पाउंड 56,000 करोड़ रुपए का फायदा होने का अनुमान है। माना जा रहा है कि 2040 तक ब्रिटेन की जीडीपी भी इस समझौते के जरिए तेजी से बढ़ सकती है। ब्रिटेन के 90% उत्पाद सेवाओं को टैरिफ पर मिलेगी छूट। भारत ने ब्रिटेन से आयात होने वाले करीब 90% उत्पादों और सेवाओं पर टैरिफ में बड़ी कमी करने का फैसला किया है। हालांकि ये कटौती चरणबद्ध तरीके से होगी। इसमें सबसे बड़ी छूट ब्रिटिश स्कॉच विस्की को मिलेगी, जिसे एफटीए लागू होने के ठीक बाद भारत में 150% टैरिफ से सीधे 75% टैरिफ के वर्ग में पहुंचा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अगले 1 दशक में टैरिफ घटाते हुए 40% तक पहुंचा दिया जाएगा। यानी ब्रिटिश स्कॉच विस्की भारत में काफ़ी सस्ती हो जाएगी। दूसरी तरफ ब्रिटेन की कारें भी भारत में सस्ती होने का अनुमान है।
दरअसल अभी भारत की तरफ से ब्रिटिश कारों पर 100% टैरिफ लगाया जाता है। हालांकि एफटीए के बाद यह टैरिफ 10% तक आ जाएगा। इसके अलावा ब्रिटेन से आने वाले मेडिकल उपकरण, कॉस्मेटिक्स, फार्मा उत्पादन, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को टैरिफ में छूट मिलेगी। ब्रिटिश कंपनियां भारत में नया बाजार तलाशने में सफल होंगी। ब्रिटेन से निर्यात वाले कुछ खाद्य पदार्थ जैसे भेड़, सैलमन, चॉकलेट और बिस्किट पर भी भारत टैरिफ को कम करेगा। ब्रिटिश सरकार का अनुमान है कि इन चीज़ों पर कम टैरिफ के जरिए ब्रिटेन के निर्यात से हर साल 40 करोड़ पाउंड 4500 करोड़ रुपए तक बचा लेगा, जो कि बाद में 90 करोड़ पाउंड 10,500 करोड़ तक पहुंच जाएगा। दूसरा, भारत के गैर संवेदनशील सेक्टर्स में निवेश कर सकेगा ब्रिटेन। भारत की तरफ से ब्रिटेन के निर्यातकों को असंवेदनशील क्षेत्रों में एंट्री का मौका दिया जाएगा, यानी ब्रिटिश कंपनियां भारत के केंद्रीय और राज्य आधारित संस्थानों में टेंडर भर सकेंगी। इसके अलावा ब्रिटेन के वित्तीय, निर्माण, टेलीकॉम, पेशेवर सेवाओं को भी भारत में गारंटी के साथ पहुंच का प्रावधान एफटीए में किया गया है। माना जा रहा है कि सबसे बड़ा फायदा ब्रिटेन के बैंकिंग और बीमा सेक्टर को होगा, जो कि अपने कार्यक्रम में उससे भारत की बड़ी आबादी को लुभा सकी। इसके अलावा ब्रिटेन की वकीलों की फर्म्स और अकाउंटिंग फर्म भी भारत के बाजार में एंट्री ले सकती हैं। एफटीए के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच भू राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध बढ़ने की संभावना है। दोनों ही देश आगे हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ब्रिटेन को चीन की तरह ही भारत का बड़ा बाजार मिल रहा है, जो कि चीन पर उसकी निर्भरता को कम करेगा। भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाले मुक्त व्यापार समझौते को सबसे खास बात यही है कि इसमें भारत ने अपने कृषि क्षेत्र को ब्रिटेन की पहुंच से दूर रखा है, यानी ब्रिटेन की कंपनियां फिलहाल भारत के बाजार में अपने उत्पाद नहीं उतार पाएंगी। खासकर डेयरी उत्पाद, सेब, चीज़, ओट्स, खाद्य तेल से जुड़े सेक्टर्स को एफटीए से बाहर रखा गया है। इसके अलावा भारत ने अपने प्लास्टिक, हीरे, चांदी, स्मार्टफोन, टेलीविज़न, कैमरा ट्यूब, ऑप्टिकल फाइबर और केबल्स के क्षेत्र को भी समझौते में शामिल नहीं किया है। कुछ और संवेदनशील क्षेत्रों को भारत ने सीधे तौर पर एफटीए से बाहर तो नहीं रखा, लेकिन इन क्षेत्रों में टैरिफ हटाने या कम करने की अवधि को काफ़ी ज़्यादा रखा है। इनमें पेट्रोलियम उत्पाद, सेरेमिक्स, कई तरह के केमिकल, एयरक्राफ्ट इंजन और इंजीनियरिंग से जुड़े उपकरणों पर टैरिफ शामिल है। दोनों देशों को इस एफटीए से कितने फायदे का अनुमान। भारत और ब्रिटेन के बीच 2024 तक द्विपक्षीय व्यापार करीब 42.6 अरब डॉलर, करीब 5 लाख करोड़ रुपए का रहा। इस एफटीए के लागू होने के बाद दोनों देशों का अब व्यापार 2040 तक हर साल 25.5 अरब पाउंड बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं। 2030 तक दोनों देशों के बीच का व्यापार करीब 120 अरब पाउंड तक पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। ये बात करते हैं थाईलैंड और कंबोडिया की। भारत और पाकिस्तान के बाद अब थाईलैंड और कंबोडिया में सैन्य झड़पें शुरू हो गई हैं। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर हमले कर रही हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच पुरानी दुश्मनी है, लेकिन दोनों देशों ने बाद में सुलह कर ली थी। दोनों देशों ने अभी पिछले साल ही सीमा पर थाई कंबोडियन मैत्री पुल पर एक अस्थायी सीमा चौकी खोली थी, पर इसी सीमा चौकी ने वर्षों से चले आ रही दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया है। अब इस घटना के ठीक 1 साल बाद थाईलैंड और कंबोडिया एक 1000 साल पुराने मंदिर को लेकर आपस में भिड़ गए हैं। अभी तक इन झड़पों में दोनों पक्षों के कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है। थाईलैंड और कंबोडिया का विवाद 1 सदी से भी ज़्यादा पुराना है। इन दोनों देशों के बीच तनाव तब और बढ़ गया जब एमराल्ड ट्रायंगल पर थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ने अपना दावा किया। इसके बाद थाई सैनिकों के साथ झड़प में एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई। इस घटना के बाद दोनों देशों में तीखी बयानबाजी हुई। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ आक्रामकता के आरोप लगाए। 2023 में प्रधानमंत्री पद अपने बेटे को सौंपने के बावजूद कंबोडिया में हुकूमत चलाने वाले हुन सेन ने भी युद्ध का डर दिखाया। हुन सेन ने कहा कि हमें युद्ध से नफरत है, लेकिन विदेशी आक्रमण का सामना करते समय हमें युद्ध छेड़ना पड़ता है। झड़पों की शुरुआत कैसे हुई? जून में झड़पों के बाद दोनों देशों ने सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी थी, लेकिन जल्दी मामला शांत हो गया। तनाव कम होने के बावजूद दोनों देशों ने बदले की कार्रवाई जारी रखी, जैसे कि एक दूसरे पर निर्यात प्रतिबंध लगाना, फिल्मों को बैन करना। थाईलैंड ने कंबोडिया को बिजली सप्लाई बंद करने की धमकी दी। जुलाई में मामला तब चरम पर पहुंच गया जब एक बारूदी सुरंग विस्फोट में 5 थाई सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके लिए उसने कंबोडिया को जिम्मेदार ठहराया। कंबोडिया ने इन दावों को निराधार बताया, कहा कि ये बारूदी सुरंगें पिछले युद्ध के अवशेष हैं। दोनों देशों में कैसे बढ़ा तनाव? इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध 1 दशक से भी ज़्यादा समय में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं, क्योंकि थाईलैंड ने कंबोडियाई राजदूत को निष्कासित कर दिया और सभी सीमा चौकियां बंद कर दी हैं। कंबोडिया ने भी जवाबी कार्य करते हुए बैंकॉक स्थित अपने दूतावास को खाली कर दिया और राजनयिक संबंधों को कमतर कर दिया है। F-16 जेट तैनात दागे गए। गुरुवार को सीमावर्ती सुरीन और ओदार मिंचे प्रांतों के पास दोनों देशों के सैनिकों के बीच गोलाबारी के बाद संघर्ष नाटकीय रूप से बढ़ गया। थाईलैंड का साकेत प्रांत सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, जहां एक गैस स्टेशन पर गोलाबारी में 6 नागरिक मारे गए। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में थाईलैंड के लोग विस्फोटकों की आवाज़ के बीच अपने घरों से बाहर निकलकर कंक्रीट के बंकर में शरण लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार थाईलैंड के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि कंबोडिया ने सुरीन प्रांत के फानोम डोंग रॉक अस्पताल सहित थाईलैंड के सैन्य और नागरिक दोनों ठिकानों पर रॉकेट दागे हैं। थाईलैंड ने जवाब में अपने F-16 लड़ाकू विमान तैनात करके कंबोडिया के सीमावर्ती इलाकों पर बमबारी की।
कंबोडिया ने दावा किया कि इसमें 2 नागरिक मारे गए। चीन द्वारा तनाव कम करने की पेशकश के बावजूद झड़पें बढ़ने के साथ थाईलैंड ने कंबोडिया में अपने नागरिकों से देश छोड़ने का आग्रह किया। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 800 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी तलीय सीमा है। यह सीमा फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों द्वारा खींची गई थी जब उन्होंने 1863 से 1953 तक कंबोडिया पर कब्जा किया था। 1907 में सीमा को लेकर एक समझौता हुआ था। हालांकि बाद में थाईलैंड ने इस नक्शे को चुनौती दी और 11वीं सदी के एक हिंदू मंदिर प्री विहार को कंबोडियाई क्षेत्र में रखे जाने पर आपत्ति जताई। 1959 में कंबोडिया ने इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाया, जिससे उसके पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि मंदिर कंबोडियाई क्षेत्र में आता है। हालांकि थाईलैंड ने उस समय इस आदेश को मान्यता दी थी, लेकिन उसने तर्क दिया था कि आसपास की सीमाएं अभी भी विवादित हैं। दोनों देशों के बीच संबंध 2008 में तब खराब हो गए जब कंबोडिया ने मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में पंजीकृत करने का प्रयास किया। इसके बाद थाईलैंड में तीखा विरोध हुआ और पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के सैनिकों के बीच छिटपुट झड़पें होती रही। हालिया झड़प से पहले आखिरी बार कोई बड़ा टकराव 2011 में हुआ था। दोनों देशों के बीच एक हफ्ते से चली लड़ाई में कम से कम 15 लोग मारे गए, हजारों नागरिक विस्थापित हुए। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by